हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जो क्वांटिटीज को वी कैन मेजर, राइट? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू स्केलर एंड वेक्टर्स। देखो, स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड दे हैव नो डायरेक्शंस, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. For an example, if I give the example, the mass, length, time, speed, volume, electric current, temperature, all are examples of the scalar quantities. Correct? अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. अब आप सोच रहे होंगे, अचानक से मैं फिजिकल क्वांटिटीज बता रही हूँ, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ, तो एक्चुअली क्या है, देखो कि अगर हम लोग नॉर्मल अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग को सिर्फ दो ही डायरेक्शन मिलता है, एक राइट और एक लेफ्ट. दैट मीन्स जिसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से, साइन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं. बट अगर मोशन अगर प्लेन में हो, मोशन अगर प्लेन में हो, तब सिर्फ दो ही डायरेक्शन तो नहीं होंगे, इधर बहुत सारा डायरेक्शंस होगा. तो इसीलिए सिर्फ हम लोग को एक्चुअली इधर आप लोग बोल सकते हो कि मोशन इन अ प्लेन को डिस्कस करने के लिए, सिचुएशंस को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स एक्चुअली, राइट? तो इसीलिए वेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. यस, इसका मतलब है हम लोग अब क्या पढ़ने वाले, हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडली अबाउट द वेक्टर्स. तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है वेक्टर्स के ऊपर. तो वेक्टर्स चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ने वाले होंगे, मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो इसीलिए ये चैप्टर हो जाता है आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो चलिए डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करते हैं. तो जैसा कि मैंने वेक्टर्स का डेफिनेशन बता ही दिया आपको, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है. अब देखो, वेक्टर शुरू करने से पहले मैं स्केलर और वेक्टर में कुछ बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ. एक डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन से ही मिल गया, राइट? अब दूसरा जो डेफिनेशन है, ये आप याद रखना कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो, जैसे मास होता है या लेंथ होता है, अगर लेंथ का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो तो आप बोल सकते हो कि उसका वैल्यू भी चेंज हो गया. दैट मीन्स स्केलर्स, द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी चेंजेस इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस. बट अगर वेक्टर की बात करें तो या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उनका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो सकते हैं, या तो सपोज डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग. तो दोनों ही चेंज होने से भी हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर्स, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है. और एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डिफरेंस जो है, वो है स्केलर क्वांटिटीज जो होते हैं, दे कैन बी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दे कैन be added they can be added according to ordinary laws of algebra. ordinary ordinary laws of algebra. ओके. और अगर वेक्टर्स की बात करें, दे कैन बी एडिड दे कैन बी एडिड इन लोगों को हम लोग ऐड कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग special laws of vector addition. ओके. तो इसका मतलब है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स के बारे में तो पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करना है, वो नया जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं, ये भी देखेंगे. तो देखो, ये चैप्टर पूरा नया है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही बेसिक से आगे बढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, दैट विल बी दी जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स. तो देखो, अब एक वेक्टर आप पढ़ रहे हो, नया चीज है, तो पहले हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं. तो वेक्टर का सिंबॉलिक और ग्राफिकल दो रिप्रेजेंटेशन है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिंबॉलिक मतलब आप सिंबल से वेक्टर को एक्सप्रेस करोगे. जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि आपके पास है एक वेक्टर, दैट मीन सपोज फोर्स.
जैसे कि मैंने लिखा था क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। तो अब हम लोग को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो हम लोग सिर्फ कैपिटल F लिख देंगे, उसके ऊपर एक एरो मार्क दे देंगे। ये एरो मार्क देने से ये बताया जाता है कि ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बहुत ही बोल्ड लेटर से लिखेंगे। मैं थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, तो आप देख रहे हो, इसको और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इस बोल्ड लेटर से भी हम लोग वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यही यूज करेंगे। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ओके, बाय पुटिंग एन एरो ओवर इट। तो ऊपर हम लोग एक एरो पुट कर रहे हैं, क्लियर। ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, अब इसका हम लोग ने क्या बोला, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम लोगों को इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग पहले F लिख देंगे और उसके बाद मॉड बैठा देंगे, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो ये हम लोगों का हो गया मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ओके। मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब कभी कभी क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल लेटर भी यूज कर सकते हैं, ये बोल्ड नहीं है। अगर ये बोल्ड होता है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बट ये बोल्ड नहीं है तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंपली इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हम लोग इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज दिस वन। ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप देख पा रहे हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने इधर ड्रॉ करके रखा है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय अ स्ट्रेट लाइन। कैसे करेंगे, बाय अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख रहे हो इधर एक मैंने वेक्टर बनाया हुआ है, तो ये है एक स्ट्रेट लाइन। इससे हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके सामने हम लोग एक एरो बना रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक रे है, राइट, जिसका एक एंड पॉइंट या फिक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, चलते ही जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जिधर हम लोग एरो पुट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, ओके। और जिस तरफ एरो है वही डायरेक्शन बता रहा है, ओके। और लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ये बताता है आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ straight line with an arrowhead over it, okay. The length of the line gives you the magnitude of the vector, and arrowhead जो होता है वो एरो आपको देता है डायरेक्शन, ओके। ये एरो आपको क्या देगा, एरो आपको देगा डायरेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल में हम आपको पता है डायरेक्शन क्या होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर नॉर्थ, और इधर साउथ। सो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज हम लोगों ने ले लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग ले रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोगों को इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v इतना है और ये कौन से तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी वेक्टर। कैसे करेंगे, अब 40 किलोमीटर कॉपी में बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे, ये 1 सेंटीमीटर किसके साथ इक्वल है, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब देखो अब हम लोग ले लेंगे एक वेक्टर, तो ये हो गया हम लोग का एक फिक्स पॉइंट टेल, दिस इज द टेल, और इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन जिसमें ये है 40। 40 का मतलब क्या होता है, अगर 10 10 10 मतलब 4 बार अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हम लोगों का 40 कवर हो जाएगा। तो ये सपोज ये 1 सेंटीमीटर इतना, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग इधर एरो पुट कर देंगे, इधर हम लोग एरो पुट कर देंगे, राइट। तो ये हम लोगों का हो गया है ओ ए सपोज, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर।
और इधर ये वाला क्या है, ये हेड है। तो आप इधर देख ही सक रहे हो, तो इधर ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट चलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सिंबल से, और ये दिमाग में रखना थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगा। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 180, इतना दिमाग में आपको रखना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर लेते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है और हम लोगों के पास इधर और एक वेक्टर है। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब सोचो इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, सो अब देखो, अब आपको पूछा है कि थीटा बताओ, तो आप तो बोल दोगे अरे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है 90 डिग्री, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, करेक्ट। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। बट आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इधर एक वेक्टर है ए और इधर और एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये है 120। अब मैंने आपको पूछा है कि ए और बी का एंगल बताओ कितना होगा। आप जल्दी से लिख दोगे 120, बट वो आंसर हो जाएगा गलत। यस, दैट मीन्स यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे तब टेल, दो वेक्टर टेल टू टेल आप वेक्टर दोनों को ऐड करोगे, या आप हेड टू हेड दोनों को ज्वाइन करोगे। ओके, तो आप देख रहे हो पहले वाला जो एग्जाम्पल है इसमें ए वेक्टर का भी टेल और बी वेक्टर का भी टेल जुड़ा हुआ है। बट इस केस में क्या हुआ है, ए वेक्टर का टेल इधर है बट बी वेक्टर का हेड इधर है, तो हेड के साथ टेल तो आ नहीं सकता, या तो टेल से टेल आएगा या तो हेड से हेड आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे बी वेक्टर को शिफ्ट। देखो बी वेक्टर मतलब क्या है, बी वेक्टर मतलब इतना है, राइट। अब ये बी वेक्टर, इसका लेंथ इतना, सपोज जितना ये वाला इसका लेंथ है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या, ये वाला। अगर मैं इसी वेक्टर को, अगर हम इधर सीधा ऐसे अगर ड्रॉ करें, ठीक है, अगर मैं इसको सीधा ऐसे ड्रॉ करूं बाय कीपिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन फिक्स, दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये और ये जो लेंथ है दोनों सेम है, ओके, और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो ये अगर बी वेक्टर हुआ तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी आपका बी वेक्टर ही होगा, राइट। अब आप देखो इजीली, ए वेक्टर का टेल ये है और बी वेक्टर का भी टेल ये है, तो टेल से टेल जुड़ गया, दैट मीन्स इधर आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा कौन सा होगा, ये होगा, राइट। अब देखो ये थीटा कैसे निकालना है, ये टोटल क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि आपने इसको इधर शिफ्ट किया है। नॉर्मली ये इधर था, इसको आपने सिर्फ शिफ्ट किया आगे, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा ड्राइंग को आप इग्नोर करना, ड्राइंग थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ। और ये एंगल क्या है, ये एंगल है 180। सो आप लिख सकते हो कि थीटा क्या होगा, 180 माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स एंगल आपका आएगा 60 डिग्री। आई होप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपका क्लियर हो गया है। मैं अगर और एक एग्जांपल दूं आपको ऐसा ही, तो सपोज इधर एक वेक्टर है बी, अगर ए वेक्टर ले लो और इधर एक वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 150 डिग्री, आपको थीटा निकालने बोला है। तो ऑब्वियसली इधर भी क्या है, बी, सॉरी ये बी वेक्टर होगा। अब आप देख पा रहे हो कि ए वेक्टर का ये है हेड और बी वेक्टर का ये है टेल, तो ये ऐसे तो नहीं जुड़ेगा। हम लोगों को क्या करना है, शिफ्ट करना। या तो आप बी वेक्टर जो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तभी भी आपका ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 150। या तो आप ए वेक्टर इधर जो ड्रॉ किया है इसको थोड़ा आप शिफ्ट कर लो, तभी भी ये एंगल आ जाएगा 180। देन आप 180 से 150 को माइनस करके आपको थीटा मिल जाएगा। आप कुछ भी करो चीज़ें सेम ही आएंगी। तो मैं ए को थोड़ा सा आगे ले जा रही हूँ, तो ए को मैंने इधर ले गया, ये है हम लोगों का ए, और ये एंगल बन जा रहा है थीटा। तो थीटा क्या बनेगा, थीटा विल बी 180 माइनस 150 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आप ये वाला आप एज अ आप खुद बताएंगे, ओके, और आप कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है आपका। तो इधर दो वेक्टर है, एक ए और एक बी,
अब दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको थीटा बताना है कितना होगा। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज इधर मेरे पास है एक वेक्टर ए, इधर है एक वेक्टर और इधर मैंने एक वेक्टर बनाया है, 1 मिनट। ओके, ये एक वेक्टर है ए, ओके, और इधर मैंने और एक वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर है मेरा बी, और इधर मैंने और एक वेक्टर बनाया है जो वेक्टर है मेरा सी, ओके, सी वेक्टर, और इधर मेरा है डी वेक्टर। क्लियर। अब इधर देखो, आपको ये दिया हुआ है कि जो एंगल्स है ना, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री एंड ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री आपको गिवन है। अब आपको पूछा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये आपको निकालना है। और आपको निकालना है वेक्टर बी एंड वेक्टर डी के बीच का भी एंगल। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपली इधर क्या करेंगे, ए तो थोड़ा दूर लग रहा है तो ए को आप आगे बढ़ाओ, या तो आप ए को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बट ऐसे ए को आगे बढ़ाने से क्या होगा, सबका भी टेल और ए का हेड मैच कर रहा है तो इससे तो फायदा नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग ए को किधर ड्रॉ करेंगे, ए को थोड़ा आगे इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया हम लोगों का ए वेक्टर। क्लियर। अब बहुत इजी होगा, अब सबका टेल से सबका टेल जुड़ा हुआ है, बी का भी टेल इधर है, डी का, सी का, ए का, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया। अब ए और सी के बीच का एंगल, तो इट इज इजी, तो ए और सी का एंगल तो आपको 30 दिख रहा है क्योंकि ए का भी टेल और सी का भी टेल एक साथ जुड़ा हुआ है। सो ए एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बी और डी का एंगल देखिए, बी और डी का एंगल कैसे निकालेंगे, बी इधर है और डी इधर है, ये एंगल 60 है। अब आप देख सक रहे हो कि ये 60 है तो ठीक है, बट ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री। सो बी और डी का एंगल कितना आ जाएगा, बी और डी के बीच का एंगल आ जाएगा 90 प्लस 60। क्लियर। सो 90 और 60 मिलके आ जाएगा मेरे पास 150 डिग्री। क्लियर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आप खुद से करना, एंगल बिटवीन डी एंड ए कितना होगा ये आपको खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, आई होप आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए दो चीज़ें समझनी होंगी। एक है, हम लोग दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के समय दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल या तो हेड से हेड जोड़ देंगे, और जो एंगल आएगा वो 0 और 180 के बीच में आएगा। राइट, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स का बहुत सारा टाइप है, आप देख सकते हो इधर इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर, कोप्लानर, कॉन्करेंट, जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, इतने सारे टाइप्स हैं। तो एक एक करके हम लोगों को ये टाइप्स डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, सपोज हम लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज द वेक्टर ए और एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर है बी। सो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, करेक्ट। अब ये वेक्टर दोनों इक्वल होगा कब, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, तभी हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनइक्वल वेक्टर के ऊपर। अनइक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होता है, जो वेक्टर्स इक्वल नहीं है। सोचो फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में कोई वेक्टर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 7 और डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, अब मैं दे रही हूँ 7 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं आपको दे दूं नॉर्थ, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, यू कैन सी मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बट चेंज क्या है, चेंज है डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन अलग है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों वेक्टर्स क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स है। अब सोचो ऐसा भी हो रहा है, सोचो इसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड
ईस्ट और एक का है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट यू कैन चेक दैट मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। सो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो, कुछ भी अगर अलग हो तो दो वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। ओके, तो इक्वल समझ में आ गया, अनइक्वल समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ ही और एक मैं कवर कर देती हूँ, वो है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर नहीं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे कि सपोज ये जो ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड तो इतना है और डायरेक्शन ये है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। अगर मैं ए का ही नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, मैं मैग्नीट्यूड तो सेम रखूंगी, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, बस चेंज क्या करेंगे, डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट की तरफ, तो ये होगा मेरा -a। क्लियर, तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इक्वल कर लिया, अनइक्वल कर लिया एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये बहुत ही इजी है। मतलब सपोज कोई भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर, अब उन लोगों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, सेम या चेंज कुछ भी हो, बट वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल अगर 0 डिग्री हो तो हम लोग बोलेंगे इन वेक्टर्स सबको पैरेलल वेक्टर्स। और अगर ऐसा हो कि ये वेक्टर, सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर दूसरा तरफ है, ठीक है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दैट मीन्स अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो हम लोग उस वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की तरफ। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, ऑब्वियसली ऐसा दो वेक्टर जो सेम लाइन में हो, दैट मीन्स द वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। मतलब सीधा सा आप इतना सोच सकते हो, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसी लाइन में और एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर्स दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा obviously the vectors which are in the same plane, right? So the vectors which are in the same plane, इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर। और अगर सेम लाइन हो, सेम लाइन हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, करेक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद देखो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होगा, दैट मीन्स द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट। जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को कोई एक जन क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है बाय गिविंग F1 फोर्स, दूसरा कोई है जो इसको इस तरफ खींच रहा है F2 फोर्स के साथ, और कोई तीसरा है, तीसरा क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है बाय F3 फोर्स, राइट। तो सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है, तो इन तीनों को F1 F2 F3 को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओके, तो आई होप इतना समझ में आए। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ जीरो वेक्टर। इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। अभी जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर देखो, या नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, जीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो आपका आर्बिट्ररी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्लियर। अब ये जीरो वेक्टर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, सो दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करना करेगा, सपोज ये कार है,
सोचो मैं इसको कार ही बना देती हूँ, ठीक है। सोचो ये कार टाइप का कुछ है। अब ये अगर मूव करेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। दैट मीन्स अभी तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ 0 वेक्टर। और एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो एक्सीलरेशन आएगा 0 वेक्टर। ओके, 0 वेक्टर। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बहुत इजी है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एंड उसका डायरेक्शन तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ही। सो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को अगर मैं इसका ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, मतलब है ना। तो इसका जो डायरेक्शन बचेगा सिर्फ, तो उसको हम लोग ए हैट से डिनोट करते हैं। तो ये ए हैट हम लोगों का हो गया यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन अटैच होते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आप इतना याद रखना, और ये जो मैंने लिखा है इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर वेक्टर की। दो वेक्टर्स एक्चुअली है, पोलर और एक्सियल वेक्टर। पहले हम लोग बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट, देन वेलोसिटी। सो एक्चुअली मैं एग्जांपल से शुरू करती हूँ। तो पोलर वेक्टर का एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। ये होगा पोलर वेक्टर। दैट मीन्स जो वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। दैट मीन्स पोलर वेक्टर मतलब क्या होगा, विच द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, or a point of application are known as polar vector. Okay, I hope it is clear to you. Next one is the axial vector. Axial vector बहुत easy है और important भी है। देखो, the vectors which represent the rotational effect, तो जो vectors आपको rotational effect देगा, that means rotational motion से related vectors, okay, rotational effect देगा, and the vectors which act along the axis of direction, and they act along the axis of rotation, okay, axis of rotation in accordance with the right hand rule. तो obviously आपको ये पता होगा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, in accordance with the right hand screw rule, okay, are called axial vector. तो मैं definition और एक बार बता देती हूँ, the vectors which represent the rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule is called the axial vector. अब ये बहुत सिंपल है, तो आप इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं लेके आप राइट हैंड को ले लो, ठीक है। तो आप अपना राइट हैंड लो। अब राइट हैंड का आप एक काम करो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, ठीक है, ये 4 फिंगर और ये एक थंब हो गया, करेक्ट, ये हो गया आपका थंब। अब आप एक काम करो, ये जो देखो, अब ये फिंगर जो है इसको आप ऐसे डायरेक्शन में कर्ल करो ताकि ये शो करे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि इधर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देन आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका थंब ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आपका राइट हैंड का जो कर्ल फिंगर्स है वो अगर कर्ल करके आप अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो तो आपको समझ में आएगा कि थंब ऑफ योर राइट हैंड ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, मतलब या अपवर्ड बोल सकते हो। और अगर उसको अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो थंब पॉइंट आउट किस तरफ करेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो ठीक है, तो या तो ये अपवर्ड होगा या तो ये डाउनवर्ड होगा। तो आपका इधर जो वेक्टर्स होगा या ये इसका 2 डायरेक्शन आपको मिलेगा। और ये जो
एक्सिस मिल रहा है, यही क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले, एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा जब हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे, तब आपका और क्लियर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, देन आपका टॉर्क, ओके, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया आज। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम होता है। अनइक्वल मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई भी एक अनइक्वल होगा। पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 180 डिग्री होगा। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब सेम लाइन में होगा। को प्लेनर वेक्टर सेम प्लेन में होगा। सपोज मैं यहाँ पे ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर दूं, तो ये तो स्क्रीन में ड्रॉ करी एंड इट इज 2 डायमेंशनल, तो दे आर को प्लेनर वेक्टर्स। कॉन्करेंट मतलब the vectors which have the same point of application. Zero vector क्या होगा, the magnitude is zero and arbitrary direction you can attach. Unit vector क्या होगा, magnitude तो आपका 1 होगा और direction आपका सिर्फ होगा। ठीक है, आप इधर ये चीज भी याद रख सकते हो, ये मैं बाद में भी बताऊंगी। आपको पता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना हो तो उसको हम लोग आई हैट से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन में जे हैट से और जे डायरेक्शन में के हैट से। तो आई हैट, जे हैट और के हैट, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। तो कोई बात नहीं, इसको अगर समझ में ना भी आया, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर। एंड एक्सियल वेक्टर जिसका रोटेशनल इफेक्ट होता है और जो एक्चुअली एक्ट करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय obeying the right hand screw rule. Okay, examples I have written here. So these are the types of vectors, they are very important। और इसमें से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और कौन सा दो इंपॉर्टेंट है, एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स थोड़े से स्केलर क्वांटिटी से अलग होते हैं। अलग मतलब ये लोग नॉर्मल जो लॉज ऑफ एडिशन है वो फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी को अगर ऐड करना है तो आप सिंपल जो अलजेब्रा आज तक पढ़ा है उस लॉ से आप ऐड नहीं कर सकते, आपको कुछ अलग मेथड चाहिए। तो चलो अभी हम लोग वही मेथड का डिस्कशन करते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर्स को हम लोग बहुत तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम लोग मेनली यहाँ पे मैं टू वेक्टर्स का बात कर रही हूँ, दो वेक्टर्स को अगर हम लोगों को ऐड करना है तो वी हैव हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और ट्राइंगल मेथड। ठीक है, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम लोगों को दो से ज्यादा, ठीक है, मोर देन टू वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, मोर देन टू वेक्टर्स को इफ वी वांट टू ऐड, देन वी विल यूज पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट लेटर इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये तीन डिस्कस करना है, जिसमें से अभी मैं आपको हेड टेल मेथड डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, तो हेड टेल मेथड क्या है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा मेथड। तो अब इसमें बहुत ही इजी है कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सपोज दो वेक्टर है मेरे पास, ये एक वेक्टर है सपोज 3 मीटर ईस्ट के तरफ और एक वेक्टर है 4 मीटर जो कि है वेस्ट के तरफ। मैं इधर बना देती हूँ इसको। और एक वेक्टर है मेरे पास 4 मीटर, ये है वेस्ट नॉर्थ की तरफ, सोचो नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं, ये ईस्ट की तरफ ले लेते हैं, ये नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं। अब दोनों को ऐड करने बोला है, करके इन दोनों का एडिशन करके जो आता है वो निकालने बोले। ठीक है, तो एडिशन करके जो आएगा, मतलब ये सोचो ए वेक्टर है और ये सोचो हम लोगों का है बी वेक्टर। तो ए और बी को ऐड करके जो हम लोगों का आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। एंड इस आर को हम लोग बोल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अब कैसे निकालना है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, पहले ए वेक्टर, ए को हम लोग 2 नहीं लेके 3 ले लेते हैं। ठीक है, सो ये है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड हियर, दिस इज 3 मीटर। ओके, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज 4 मीटर। अब क्या करना है, ए वेक्टर का
जो टेल है ए वेक्टर का, जो नहीं, ए वेक्टर का हेड ले लो, ठीक है, ए वेक्टर का टेल नहीं, यू हैव टू ज्वाइन ए वेक्टर का हेड के साथ बी वेक्टर का आपको टेल, बी वेक्टर का आपको क्या करना है, टेल को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। सो बी वेक्टर को आप ड्रॉ कर लो, बी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, बी वेक्टर मेरा हो गया ऐसे, क्लियर। अभी ईस्ट और नॉर्थ है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के एडिशन से, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ए का जो टेल है और बी का जो हेड अकेला खाली बैठा हुआ है, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है। तो इसका जो लेंथ आएगा वही होगा रिजल्टेंट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ, ठीक है, ये होगा इसका डायरेक्शन, क्लियर। दैट मीन्स यू हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ओके, और डायरेक्शन होगा इस तरफ। सो ऐसे हम लोगों का रिजल्टेंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो इधर क्योंकि ए और बी 90 डिग्री में है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, √3² + 4²। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से ही समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। सो आर हो गया कितना, 5 मीटर, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व कर पाओगे या नहीं, आई थिंक कर ही पाओगे। तो हम लोगों के पास है एक वेक्टर जो कि है 3 न्यूटन का, जो कि वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है उसका, और एक वेक्टर है उसका 3n जो नॉर्थ की तरफ है, और एक है वापस 3n जो कि ईस्ट की तरफ है। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालने बोला है 3। अब मैंने बताया कि 2 वेक्टर्स को हम लोग इस हिट्टल से करेंगे, 3 वेक्टर को भी यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन मेनली 3 वेक्टर्स के लिए हम लोग पॉलीगन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग ये हिट्टल मेथड इजीली अच्छे से यूज तभी कर पाएंगे ना, जब मतलब आपका एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स हम लोग का थोड़ा जाना पहचाना सा हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 3 न्यूटन वेस्ट है, तो पहले मैं 3 न्यूटन वेस्ट में बना देती हूँ, ठीक है, ये 3 न्यूटन वेस्ट हो गया। उसके बाद 3 न्यूटन नॉर्थ, तो इसका हेड से 3 न्यूटन नॉर्थ का इसका हेड लेंगे, और फिर इसके हेड के साथ इसका टेल जोड़ देंगे, तो इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, ये आ गया 3 न्यूटन, ठीक है, ये नॉर्थ आ गया। उसके बाद 3 न्यूटन वापस ईस्ट, तो इसका भी टेल के इसका वापस जब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसका जो हेड आएगा, इसका हेड के साथ इसका हम लोग टेल को जोड़ देंगे, ठीक है, टेल को जोड़ देंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा इस तरफ, ये भी 3 न्यूटन आ गया। तो ड्रॉ कंप्लीट हुआ। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, जो फर्स्ट वाला है उसका टेल और जो फाइनल वाला है उसका हेड, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ठीक है, ये आ जाएगा आर। और डायरेक्शन क्या होगा, ये सबसे पहले वाला है, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले की तरफ, दैट मीन्स ये होगा आपका डायरेक्शन। अब ये देखो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है 3 न्यूटन का वैल्यू भी क्या होगा, 3 न्यूटन का वैल्यू भी आपका होगा, सॉरी आर का वैल्यू होगा 3 न्यूटन। और अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ हो रहा है, ओके। तो ये है हम लोगों का मेथड, क्लियर। अब अगर हम लोग ये हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दूं इसी टॉपिक के ऊपर, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन है कैसा कि आपको 5 मीटर ईस्ट दिया हुआ है, सपोज डायरेक्शन 5 मीटर ईस्ट, इसके साथ आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5 मीटर ईस्ट के साथ आपको जोड़ना है वापस 5 मीटर, जो 5 मीटर डिस्टेंस है 60 डिग्री एंगल्स में इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, विद दी 5 मीटर ऑफ ईस्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। 5 मीटर ईस्ट ये दिया हुआ है, ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वाले के हेड के साथ, और ये जो सेकेंड वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो पहले वाले के साथ 60 डिग्री एंगल में होगा, ठीक है। तो पहले वाला है हम लोग का और ये सेकेंड वाला इस तरफ होगा, ठीक है।
अब आप बोल सकते हो कि मैं तो इसको 60 डिग्री था, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकती थी, ये 60 डिग्री होता है, बट नहीं। ए का डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट की तरफ, तो इधर भी ए का डायरेक्शन ये है ईस्ट, राइट। सो ये डायरेक्शन आपका होगा ईस्ट, ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट का डायरेक्शन। तो ईस्ट के साथ ये जो बी 60 डिग्री जा रहा है, तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। अब आपको रिजल्टेंट निकालने बोलेगा। रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला मतलब फर्स्ट वाला का टेल और लास्ट वाला का हेड आप लेके इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। जोड़ दिया। अब इसका जो लेंथ आएगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा इस तरफ। अब बात है कि ये एंगल आपको ये वैल्यू चाहिए। अब तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज पिथागोरस थ्योरम, और इतनी इजीली एंगल भी नहीं निकल पा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आके ये जो हेड टिल मेथड है, हेड टिल मेथड आपका फेल हो जाता है। वी कैन नॉट अप्लाई ना हेड टिल मेथड, हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सक रहे हेड टिल मेथड। तब क्या करें? तो जब भी हेड टिल मेथड का लिमिटेशन आ गया, मतलब सब केसेस में हेड टिल मेथड यूज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा मेथड लाया, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड। और ये मेथड होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करके पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों को यहाँ पे एक लॉ पढ़ना होगा, दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ आपको ये बताता है कि कोई भी दो वेक्टर है, सपोज ए एक वेक्टर है और एक वेक्टर है बी। अब ए, ये जो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर में सपोज कुछ एंगल गिवन है। ऑब्वियसली जब इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे इस तरफ से, तो इन दोनों के बीच का एक एंगल आएगा, करेक्ट। सो सिंपली इफ आई, मतलब मैं अगर बी को पैरेलली शिफ्ट करूं इस हिसाब से, तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सो ये एंगल क्या है? दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब हम लोगों को काम क्या है? हम लोग को ऐड करना है ए एंड बी को। ओके, दैट मीन्स वी वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर्स। अब ऐड करने के लिए कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ। अब ये लॉ क्या बताता है? देखो, ये लॉ यही बताता है कि आपको जो दो वेक्टर को ऐड करना होगा, सपोज यू वांट टू ऐड ए और बी, तो ए और बी को आप लोग ऐसे रखो, दैट मीन्स इन दोनों के टेल दोनों को जोड़ दो। ओके, ऐसे जोड़ो, ऐसे इन दोनों को प्लेस करो ताकि ये दो ए और बी रिप्रेजेंट करे टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप देख सकते हो ये ए वेक्टर है, तो इसके पैरेलल मैंने ये साइड ड्रॉ किया, ये भी क्या होगा? ए होगा। ये अगर बी है तो ये भी मेरा क्या होगा? बी होगा, करेक्ट। सो दैट मीन्स ए एंड बी रिप्रेजेंट दी टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो, इतना तो समझ में आया। अब ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल ही आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। दैट मीन्स अगर आप लोग ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ओके, अब ये आर क्या है? आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आर मैंने क्या बताया था? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा? ऑब्वियसली वेक्टर है, दैट मीन्स इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ओके, मैग्नीट्यूड को आपको पता है हम लोग आर से डिनोट करते हैं या सिंपल आर से डिनोट कर सकते हो, मॉड्यूलस और या सिंपली आर। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आई होप इट इज क्लियर। अब बताना है डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट मैंने क्या बताया? वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, डायरेक्शन पता चलता है एंगल से। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि सपोज ये जो आर है, रिजल्टेंट है, वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो अगर अल्फा स्पेसिफाई अगर हम लोग कर दे, तो हम लोग बोल पाएंगे ओके, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल करके इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। अब ये अल्फा के लिए भी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर अल्फा, जिसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। Clear? So these two are the formulas to find the resultant vector. That means simply parallelogram law आपको समझ में आया। चलिए इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं।
तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स दोनों को टेल टू टेल जोड़ना है, ठीक है, देन उन लोगों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू द कॉमन पॉइंट। सो ये रिजल्टेंट भी आपको कहाँ से बनाना है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसी से बनाना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब ये तो स्टेटमेंट आपके पास हो गया और ये फॉर्मूलाज भी आपके पास आ गए, बट ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, दैट मीन्स डेरिवेशन हम लोगों के लिए हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए डेरिवेशंस देखते हैं। तो डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ करके रखा है, राइट, और ए और बी का एंगल क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो आएगा आर, और आर कितना एंगल में होगा ये भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, दैट इज द अल्फा। ओके, बट हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ टू थिंग्स, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन के लिए अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चलिए देख लेते हैं डेरिवेशंस कैसे करने हैं। डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो भी है मतलब जो ए वेक्टर है इसको, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद हम लोगों को ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ से हम लोग ये जो लाइन एक्सटेंड किया इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। ओके, अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं। ओके, इसको P और इसको Q नाम दे दिया। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं M। ओके, अब देखो क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, अच्छा तो क्या कैसे अब हम लोगों को करना पड़ेगा। अब एक काम करो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ले लो ट्रायंगल POQ। POQ लिया, अब देखो आप ये देख सकते हो, ये अगर मैंने बताया था ये अगर B होगा, ओके, तो ये वाला भी B होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। तो जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड B लिखा है, तो दैट मीन्स सिंपली ये अगर B होगा तो ये भी B हो रहा है। अगर ये B हो रहा है तो आप अब काम कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल है POQ, इसमें ये 90 डिग्री है, अब ये B होगा तो ये भी B होगा, पैरेलल है, दैट मीन्स ये अगर थीटा हुआ तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब इधर से POQ से यू कैन राइट cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है PQ और हाइपोटेनस है PO। आई होप ये समझ में आए, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग लिखेंगे PQ। PQ मतलब PO cos थीटा। अब PO क्या होता है, PO मतलब हो गया मेरा B, सो PO की जगह लिखेंगे हम लोग B cos थीटा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब देखो OQ, OQ क्या, अब इसी ट्रायंगल से आप एक काम करो, साइन थीटा लिखो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस OQ बाय PO। सो OQ को OQ रखो और PO को एक लिख दो आप लोग वापस B, दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू आया B साइन थीटा। तो OQ भी मिल गया और PQ भी मिल गया। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, रीजन क्या है निकालने का, रीजन यही है, हम लोगों को फाइंड करना है R। अब R कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो ये वाला 90 डिग्री है ही नहीं, ये 90 डिग्री एंगल है ही नहीं, तो पिथागोरस थ्योरम हम लोग यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स हम लोग पिथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ओ एम स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट, समझ में आया। इसीलिए हम लोग इधर से ओ क्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं और ये पी क्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो चलो ये और इजी हो जाएगा, देखते हैं। तो अब देखो कैसे करना है, बहुत इजी है। अब ट्राइंगल ले लो ओ क्यू एम। अब ओ क्यू एम ट्राइंगल से एम ओ स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस होगा आपका एम क्यू होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब एम ओ मतलब
रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर। एम क्यू क्या होगा, एम क्यू मतलब एम क्यू आप लिख लो, एम क्यू मतलब एम पी प्लस पी क्यू होल स्क्वायर, और ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू स्क्वायर आपका हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा स्क्वायर। अब एम पी प्लस पी क्यू को क्या लिख सकेंगे, देखो एम पी प्लस पी क्यू, एम पी क्या हो जाएगा, एम पी आपका हो जाएगा ए वेक्टर, करेक्ट। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो एम पी की जगह क्या लिखेंगे, एम पी की जगह लिखेंगे ए, और पी क्यू मैंने निकाला है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो इधर से क्या आ जाएगा, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इट इज क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, बी स्क्वायर क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, तो इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 2ab cos थीटा। ओके, सो इधर से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो हम लोगों के पास आ गया प्लस 2ab cos थीटा। सो यहाँ पे सिंपली आर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का आ गया आपके पास आंसर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन भी तो निकालना है ना, डायरेक्शन बहुत ईजी है। डायरेक्शन के लिए भी क्या करना है, सिंपली आप लोगे क्या, आप लोगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये अल्फा है, तो इधर से बस tan अल्फा निकालना है, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ओ क्यू बाई बेस क्या होगा एम क्यू, राइट। इतना तो समझ में आ गया, चलिए ये लिख लेते हैं। सो हम लोगों के पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू बाई एम क्यू। ओ क्यू को ओ क्यू रखते हैं, एम क्यू को मैंने अभी बताया, एम क्यू क्या लिख सकते हैं, एम पी प्लस पी क्यू। सो हम लोग लिख देते हैं एम पी प्लस पी क्यू। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हम लोगों ने निकाला है बी साइन थीटा और पी क्यू निकाला है बी कॉस थीटा, तो लिख देते हैं ओ क्यू मतलब आ गया बी साइन थीटा और एम पी मतलब ए और पी क्यू आ गया बी कॉस थीटा। सो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो एंगल आ गया, एंगल आ गया का मतलब है आपको डायरेक्शन मिल गया। तो यही है जो मैंने डिराइव किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ये फुल डेरिवेशन है, तो कैसे करना है मैं आपको वापस से बहुत ही इजी वे में बता देती हूँ कि हम लोगों को पहले ए और बी ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, फिर ए वेक्टर जो कि है ये वाला, ठीक है, ये ए वेक्टर है। इधर अगर नहीं समझ में आ गया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये ए है, तो ये ए वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन हम लोगों ने पहले ओ क्यू निकाला, देन हम लोगों ने निकाला पी क्यू, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा ट्राइंगल लिया, इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज करके आर निकाला, एंड वापस यही ट्राइंगल लेके tan अल्फा जब निकाला तब हम लोगों का डायरेक्शन भी निकल गया। ओके, सो ये मेथड है, आप इस मेथड का कॉपी में लिख लो, डेरिवेशन को खुद से हाथ से करो, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 1, दो फोर्स है ए फॉर ए, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ ईच फोर्स इज गिवन एज 6 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इधर देखो a क्या है, ये f है, b क्या है, ये भी f है, और थीटा क्या है, ये 60 डिग्री है। ओके, और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो बस बैठा दो, तो ये आ गया, पहले एफ स्क्वायर बैठा दो, एफ स्क्वायर प्लस 2
2f² cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया आपका 3f²। करेक्ट, 3f² आया या कुछ गड़बड़ किया? ओके देखते हैं, 3f कितना है, f है 6², तो 6 6 जा 36 इंटू 3 तो 108, तो ये r आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 108, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करो तो आपका आएगा 6√3 न्यूटन, ये आंसर आ गया, ये आ गया, बस मैग्नीट्यूड आया, अभी भी डायरेक्शन बाकी है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका जो डायगोनल आएगा वही होगा आपका रिजल्टेंट, सो दिस इज द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये एंगल को अल्फा बोलते हैं, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। अब देखो फॉर्मूला में बैठा हो, b मतलब 6 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 cos 60 डिग्री। अब 6 तो कॉमन लेके कट जाएगा, sin 60 डिग्री मतलब √3/2, इधर आ जाएगा 1 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, √3/2, और नीचे ये ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे √3/3 मतलब 1/√3, तो आपका tan अल्फा इज इक्वल टू आया 1/√3, एंड यू नो tan कितना का वैल्यू √3 आता है, 1/√3 tan 30 डिग्री, सो ये एंगल अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है उसके साथ कितना एंगल में है, 30 डिग्री एंगल में प्रेजेंट है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बट आपको करके दिखाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये हम लोगों का हो गया, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फोर्सेस दैट मीन्स F1 और F2 दोनों का रेशियो है 3:5, ओके 3:5, और रिजल्टेंट का वैल्यू है 28 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, राइट। तो F1 और F2 का वैल्यू निकालने बोला है। ओके, तो दो फोर्सेस F1 और F2 है, तो रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², तो ए बी की जगह ए, यहाँ पे देखो ए क्या है, ए मतलब हम लोगों का है F1, और ए बी क्या है, बी है हम लोगों का F2, तो ये F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा इज दी 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, अभी मैंने बताया, इट इज इक्वल्स टू हाफ, राइट। तो F1 और F2 का रेशियो दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अगर रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो हम लोग ले लेते हैं F1 है 3x न्यूटन और F2 है 5x न्यूटन। तो बस अब बहुत इजी है, रूट बैठाओ, ये आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, ओके। ओ 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि नीचे भी क्या है cos 60, दैट मीन्स ये गया। अब इसको कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो, तो 3 3 जा क्या आ जाता है, 9x² प्लस 25x² प्लस 3 5 जा 15x², राइट। अब 15x² आ गया, इधर x था, तो इसको कैलकुलेशन करने से आपका आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 7x, क्लियर। सो r का वैल्यू, सॉरी हाँ, r इज इक्वल टू, अब r दिया हुआ है क्वेश्चन में 28, सो 28 इज इक्वल टू 7x, तो इधर से सॉल्व करके x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, राइट। x आ गया, अब आपको तो F1 और F2 का वैल्यू निकालना है, तो बैठा दो, F1 क्या है 3 इंटू 4 मतलब 12 न्यूटन, और F2 कितना आएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन। सो दिस आर दी आंसर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आप नए हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स दो वेक्टर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सपोज ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सपोज इक्वल है, ओके। तो अब देखो बोला है दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दैट मीन्स इसके साथ आर भी सेम है, करेक्ट। बोला है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालो, मतलब थीटा आप निकालो। बहुत इजी है, तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर कर लेते हैं तो इजी रहेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ,
2ab cos थीटा। इधर क्या निकालना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकालने बोला है, अल्फा नहीं निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है थीटा। सो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू भी हम लोग ए बैठा देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये ए स्क्वायर गया, करेक्ट। तो अब क्या आ जाएगा, एक काम करो, ए स्क्वायर सभी ए स्क्वायर चला जाएगा, राइट। तो एक काम करो, 1 मिनट, ये ए स्क्वायर गया, तो आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लो या कुछ भी करो, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड से, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। क्लियर। नेक्स्ट ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो इधर से 2 कॉस, यहाँ पे 2 थीटा आ गया गलती से, आई एम रियली सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, या 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, इधर से cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ आ जाएगा, और आपको पता है cos कितना का वैल्यू -हाफ आता है, 120 डिग्री का वैल्यू। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 120 डिग्री। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, पी एंड क्यू को अगर नॉर्मली ऐड करो तो आपका आता है 18, और जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो आता है 12। दोनों में से पी और क्यू में से कोई एक छोटा है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं पी है छोटा, पी है हम लोग का स्मॉलर वैल्यू। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो छोटा वाला के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो और इजी होगा हम लोग के लिए। तो हम लोग इधर बनाते हैं तो थोड़ा इजी होगा। ये पी हो गया हम लोगों के पास, और क्यू कुछ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी हम लोगों का देखो पैरेललोग्राम बनेगा, और जब पैरेललोग्राम बनेगा तभी ये रिजल्टेंट सपोज ऐसे परपेंडिकुलरली बनेगा, करेक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्टेंट आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी। अब ये रिजल्टेंट पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सोचो, ये दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री, और P और Q के बीच का एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो लेट अस टेक द एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, करेक्ट, और रिजल्टेंट है 12। अगर रिजल्टेंट 12 है दैट मीन्स R कितना है, R इज इक्वल टू R, एक काम करते हैं, रिजल्टेंट 12 दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड 12 है, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट का वैल्यू 12 है, क्लियर। सो और इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है, देखो सिंपली वेक्टर R इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर P प्लस क्यू। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूंगी। ओके, अब ये देखो, ये P प्लस क्यू दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड का एडिशन है ये 18 आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये R है, R का भी मैग्नीट्यूड, सिंपली मैं इसको R लिखती हूँ, ये दिया हुआ है 12। ओके, अब इससे देखो फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए और बी तो है नहीं, तो क्यों मैं ए और बी लिखूँ, टाइम वेस्ट करूँ, तो सीधा मैं p और q लिख देती हूँ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q, राइट। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब देखो क्या है, अब हम लोगों को पता है यहाँ पे R क्या हो रहा है, P के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। तो हम लोग सीधा एंगल वाला पार्ट में पहले फोकस करते हैं। तो एंगल वाला पार्ट मैं यहाँ पे tan अल्फा निकालती हूँ, फॉर्मूला क्या था, B साइन थीटा। तो यहाँ पे A और B में Q हम लोगों का B की तरह एक्ट करेगा और P हम लोगों का A की तरह एक्ट करेगा। तो फॉर्मूला में था B साइन थीटा, तो हम लोगों का आ जाएगा Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। क्लियर, एक बात समझ लो, मतलब ये जो अल्फा बैठेगा ऊपर, जो B साइन थीटा बैठता है, तो ये B कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल बनाया है वो नहीं, उसको छोड़ के जो और एक होगा उसको लेना है, बस ऐसे याद रखो, ठीक है, तब कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो Q साइन थीटा, सो Q साइन थीटा बैठाओ, P प्लस Q कॉस थीटा। अब tan अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा है 90 डिग्री।
अब tan अल्फा होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग बाई जीरो, करेक्ट, समथिंग बाई जीरो। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ऊपर कुछ एक वैल्यू होगा बट नीचे क्या होगा, नीचे होगा जीरो। दैट मीन्स ये p प्लस क्यू कॉस थीटा ये किसके साथ इक्वल होगा, जीरो के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है जीरो, इससे q कॉस थीटा हम लोगों का आ रहा है माइनस p। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। अब ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को आप लोग बैठाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो इसमें बैठाने से क्या आ जाएगा, इसमें बैठाने से आएगा, आप ये थोड़ा अच्छे से देखें कि इससे आएगा हम लोगों का आर स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, मतलब आ जाएगा माइनस p, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया। अब इसको सॉल्व करना है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर minus 2p square, right? That means 12 square is equal to p square plus I'm really sorry, not p square, वापस क्यों p square लिखना, तो सीधा हम लोग लिखेंगे q square minus p square। q a square minus b square का फॉर्मूला पता ही है, तो q plus p into q minus p, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर मतलब आ जाता है 144। अब क्वेश्चन में p प्लस q दिया हुआ है, क्या था क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 18, तो चलिए बैठा देते हैं यहाँ पे। चलिए तो 144 इज इक्वल टू 18 इंटू क्यू माइनस पी। अब 144 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो क्यू माइनस पी का वैल्यू आ जाता है 8, राइट। तो क्यू माइनस पी आपका आ गया है 8, और क्वेश्चन में p प्लस क्यू, दैट मीन्स ऐसे लिखते क्यू प्लस पी दिया हुआ है 18। अब ये जो दो इक्वेशन है हम लोगों के पास, हम लोगों को ये दोनों सॉल्व करना है। अगर आप लोग सॉल्व करें, मतलब सिंपली इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, तो p और p कट जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 8 प्लस 18 मतलब 26, इससे q आपका आ जाएगा 13, करेक्ट। और 1 नंबर से आप p का वैल्यू निकाल सकते हो, p मतलब आ जाएगा q माइनस 8, दैट मीन्स 13 माइनस 8 दैट इज 13 माइनस 8, दैट मीन्स p आ जाएगा 5। तो p का वैल्यू निकल गया आपके पास और q का वैल्यू भी आपके पास निकल गया। ओके, सो p और q निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में p और q ही पूछा था, तो वो निकल गया, बट अभी भी क्वेश्चन बाकी है क्योंकि हम लोगों को थीटा निकालना अभी भी बाकी है। तो चलिए थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सब कुछ हम लोगों के पास है ही। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई क्यू, माइनस पी, अब पी कितना है 5, क्यू कितना है 13, तो यहाँ पे cos थीटा आ गया, दैट मीन्स थीटा यही है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 5/13, तो जो भी हो यहाँ इधर से आपको थीटा मिल जाएगा और पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन को करके, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले और वापस खुद से करने का कोशिश करो बिना देख के। ओके, लास्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐड किया इस अभी, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p आर r, if the first force is doubled and then the resultant is also doubled, then angle between the two forces, तो दो फोर्सेस रिजल्टेंट और दो फोर्सेस का वैल्यू दिया हुआ है और रिजल्टेंट का ये है, रिजल्टेंट का वैल्यू r। अब पहले वाला फोर्स को डबल कर दिया है, ठीक है, और सेकेंड वाला फोर्स तब रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि पहले वाले फोर्स को डबल करने से रिजल्टेंट भी डबल होता है, तब आपको ये बताना है कि एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस कितना होता है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व करिए, करके आपका आंसर ABCD कौन सा आंसर होता है ये कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने हिट टेल मेथड किया था, राइट। हिट 1 मिनट, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हिट टेल मेथड कर लिया, पैरेललोग्राम मेथड कर लिया। अब बाकी बचा है ट्राइंगल मेथड। देखो ट्राइंगल मेथड बहुत इजी है, कुछ अलग तो है नहीं, पैरेललोग्राम मेथड अगर सीख लिया है तो ट्राइंगल मेथड भी सेम है। क्या बताता है ट्राइंगल मेथड कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, okay, then their sum as the resultant vector is given by the third side of the triangle taken in the opposite order, okay, of the first two vectors। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सपोज ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है।
अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम लोग एक ट्राइंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब इधर से आप शुरू करें तो ए का डायरेक्शन और इधर मोड़ने से बी का डायरेक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग सेम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी अगर सेम ऑर्डर में हो तो अब इस ट्राइंगल का थर्ड जो साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो होगा किस तरफ, वो ऑपोजिट सेंस में होगा। देखो ए से इधर गया, बी से इधर गए, अब सी इधर आने से क्या होगा, सेम सेंस मतलब इसी डायरेक्शन में, बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, राइट, इसीलिए लिखा था ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सॉरी एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स अगर थीटा दिया हुआ है, मतलब कौन सा, मतलब ये वाला थीटा, ठीक है, ये भी ए का डायरेक्शन तो यही होगा, तब इधर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा किसके साथ, अभी जो पैरेललोग्राम मेथड से हम लोगों ने निकाला उसी से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आपका जो एंगल आएगा tan अल्फा, सो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन जो है वो पैरेललोग्राम मेथड जो है सेम डेरिवेशन होगा, आप अगर वो डेरिवेशन भी यहाँ पे करना चाहो, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, इधर ये a है, ठीक है, अब ये ट्रायंगल में ये सब भूल जाओ, अब बस इतना याद रखो, हाईलाइटेड पोर्शन को देखो, a, ये b का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा, और r का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब वापस आप ये वाला ड्रॉ करो, ये करो, तो आपको इतना सा में ही वापस काम करना है, राइट। तो सिंपली यही डेरिवेशन आप ट्रायंगल लॉ में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक ही डेरिवेशन है, तो मैं वापस इसको करके नहीं दिखा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, मतलब हम लोगों ने हेड-टेल मेथड कंप्लीट किया है, पैरेललोग्राम मेथड कंप्लीट किया, उससे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और आफ्टर दैट ट्राइंगल मेथड भी डिस्कस कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।